मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा नया टॉपिक है और मॉर्फोलॉजी प्लांट्स के अंदर हमें क्यों डिस्कस करनी है, तो एक सिंपल सा रीज़न है कि अगर आप प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानते हैं, तो आप उनका यूज़ अच्छे से कर पाते हैं, राइट। तो हमें कमर्शियल यूज़ के लिए प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करना है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा ये चैप्टर आपको आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए और आपके नीट के लिए, दोनों के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट अलग अलग हो जाता है, राइट। नीट में 20 में इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछे थे। उसके पहले साल एक ही क्वेश्चन था, उसके पहले साल एक ही क्वेश्चन था और उसके पहले 2 थे। तो ट्रेंड अगर आप देखें तो ये ट्रेंड अभी हाल फिलहाल मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस में बढ़ा है। तो हमें चैप्टर को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। हम नॉर्मल रूट और स्टेम के बारे में डिस्कस करें उससे बेटर है हम उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ना हमें सब कुछ है बेटा, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मॉर्फोलॉजी जो मॉडिफिकेशंस है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरी बार हम लोग इस चैप्टर में बेसिक से शुरू करते हुए एंड तक जाएंगे। आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं और उसके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल बुकलेट बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल्स आप अपने पास एक छोटे से कॉपी में लिख के रखें एंड कीप ऑन लर्निंग, राइट। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। हमारे इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत कर रहे हैं वो प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरीज से शुरुआत कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स हमारे पास बहुत ही शॉर्ट हाइटेड होते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स हमारे पास टॉल होते हैं और कुछ प्लांट्स हमारे पास मीडियम हाइटेड होते हैं, राइट। तो जो प्लांट्स बहुत ही छोटे हैं उन्हें हम श्रब्स की कैटेगरी में रखते हैं। श्रब्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी हाइट काफ़ी कम है। मीडियम हाइटेड प्लांट्स जो हैं वो श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। ये लगभग 2 मीटर टॉल प्लांट्स हो सकते हैं। इनसे भी छोटे प्लांट्स जो हैं वो हर्ब प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, जिन्हें हम हर्बेशियस भी बोलते हैं, राइट बच्चों। हर्बेशियस की एक खासियत है कि हर्बेशियस प्लांट्स बाय द एंड ऑफ सीजन डाई हो जाते हैं, मतलब ज़मीन से इनकी हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, थोड़े ही बाहर निकले हुए होते हैं। एंड जैसे ही सीज़न इनका ख़त्म हो जाता है, ग्रोइंग सीज़न, ये प्लांट्स वहीं पर डाई आउट हो जाते हैं। इनकी लीव्स, स्टेम्स, एवरीथिंग गेट्स डाई आउट। सो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स हैं, हाइट बहुत छोटा है, हर्बेशियस है, मतलब इनकी स्टेम बहुत कड़क नहीं है, वुडी स्टेम इनकी नहीं होती। मोस्टली हम इन प्लांट्स को कलनरी में यूज़ करते हैं, मतलब स्पाइसेस के फॉर्म में, फ्लेवरिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं हमारी डिशेस में, राइट। इनके कुछ जैसे जो आयुर्वेद है, यूनानी मेडिसिन्स हैं, उनके अंदर भी इनका यूज़ होता है। सो हर्ब्स इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हर्ब्स को। श्रब्स मीडियम हाइटेड प्लांट्स हैं, 2 मीटर हैं, लगभग 2 मीटर तक का हाइट इनका होता है। ये बुशी प्लांट्स हैं, बहुत झाड़ी नुमा पौधे हैं, इनमें ब्रांचेस बहुत होती हैं, तो ये आपको ब्रांच फॉर्म में बहुत दिखेंगे। ट्री जो है दे आर कम्प्लीटली वुडी, राइट। इनकी जो वुड है, इनकी जो स्टेम है, उसे हम फर्नीचर मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रीज़ आर वेरी टॉल, कम हाइट से लेकर बहुत ऊंची हाइट तक जाते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम ट्रीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। ये कुछ आपको जनरल पिक्चर्स दिखाई गई हैं जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हाइट के होते हैं। श्रब्स बुशी हैं और ट्री जो है वो आपके सामने है। ट्री तो हम मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर भी करते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। चलिए हम प्लांट्स के लिविंग स्पैन को लेकर हम उनके दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन था जो हमने डिस्कस किया, इट वाज समथिंग वेरी बेसिक, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क दिस इन एग्जामिनेशन, लेकिन आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए ताकि हम जैसे जैसे चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे आप इन टर्मिनोलॉजी से एक्वेंटेड हो जाएंगे, राइट। एनुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल जो है वो एक ही सीजन, एक ही साल में कंप्लीट करके मर भी जाते हैं। सो दे डाई आउट एट द एंड ऑफ सीजन। जैसे ही इनका सीजन ख़त्म होता है ये मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इनका एक सीज़न वेजिटेटिव, मतलब जो कंप्लीट सीज़न है, जो कंप्लीट ईयर है, उस ईयर का आधा हिस्सा वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जाता है
वेजिटेटिव ग्रोथ से बच्चों मेरा मतलब है जहाँ पे वो अपने पार्ट्स की ग्रोथ करते हैं, जैसे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स की ग्रोथ करते हैं, इसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। जब आपका प्लांट लगभग पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है तब वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर करता है, और रिप्रोडक्टिव फेज़ नेक्स्ट फेज़ होता है वेजिटेटिव के बाद, जहाँ पे हमारा प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा और उनसे रिलेटेड गैमीट्स प्रिपेयर करेगा। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद सेकेंड ग्रोथ होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, और ये 1 साल के ड्यूरेशन में ही कंप्लीट होकर ख़त्म भी हो जाती है। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एनुअल। देखिए, आपका प्लांट सीड जर्मिनेशन से शुरू हुआ, आपने सीड को ज़मीन में डाला, सीड जर्मिनेट हुआ, फिर उसने अपनी ग्रोथ की, ये ग्रोथ नॉर्मल पार्ट्स की थी इसलिए दिस इज़ वेजिटेटिव ग्रोथ। उसके बाद प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हुई, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बाद प्लांट रिप्रोडक्शन करेगा, सीड्स बनाएगा, सीड्स डिस्पर्स होंगे और फिर से साइकिल बिगिन होगी। तो एनुअल प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट करते हैं, मतलब दे विल सर्वाइव फॉर 1 ईयर, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी इज बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ स्पैन 2 सीजन्स में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ईयर वो यूटिलाइज करते हैं उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और सेकेंड ईयर में उनका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है, मतलब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, और जैसे ही उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया दे आर गोइंग टू गिव राइज टू द सीड्स। ये सीड्स बना देंगे, सीड्स जर्मिनेट होकर क्या डेवलप कर देंगे, एक दूसरा प्लांट। सो पिछला प्लांट हमारा खत्म हो गया, राइट। तो दे विल सर्वाइव फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तक उनका लाइफ स्पैन रहेगा, 1 साल वेजिटेटिव ग्रोथ और 1 साल जो है उनका फ्रूट प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। बाइनियल प्लांट्स में एक बनाना एग्जाम्पल है और एक कैबेज एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिखा है नॉट इन अ ट्रू सेंस, क्योंकि बनाना प्लांट जब तक फ्लावर नहीं प्रिपेयर करता तब तक वो पेरिनियल प्लांट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप देखेंगे तो मोस्टली बनाना के लिए लिखा हुआ है पेरिनियल प्लांट्स, लेकिन अगर पेरिनियल प्लांट्स की कैटेगरी से मैं इसे हटाऊं तो ये बाइनियल की प्लांट्स की कैटेगरी में जाता है, क्योंकि अगर इसने फ्लावर प्रोड्यूस कर दिए तो इट विल डाई आउट। जो जिस स्टेम पे फ्लावर है वो स्टेम डाई आउट हो जाएगी और फिर इसके राइजोम से दूसरा नया बनाना प्लांट निकल आएगा। तो क्योंकि पिछला ख़त्म हो गया है इसलिए हम बाइनियल प्लांट इसे कैटेगराइज करते हैं। दूसरे प्लांट्स की कैटेगरी है पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स का मतलब होता है जो कई सालों तक सर्वाइव करते हैं। सो इनिशियल फ्यू ईयर्स दे विल रिक्वायर फॉर देयर वेजिटेटिव ग्रोथ, और उसके बाद वो अपना रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। वंस दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, रिप्रोडक्शन का आउटकम होता है बेटा फ्रूट्स का प्रोडक्शन, राइट। तो जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स अगर एक बार बनना शुरू हो गए तो ये हर साल फिर फ्रूट्स आपको देता रहेगा। तो फ्रूट्स का प्रोडक्शन इन्होंने वंस दे हैव स्टार्टेड दे आर गोइंग टू गिव राइज टू फ्रूट्स एवरी ईयर देन, पर इनिशियल ईयर्स दे विल बी यूटिलाइजिंग फॉर देयर ग्रोथ एंड देन दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स। सो इनका जो 2 सीजन्स के बीच का पीरियड है, मतलब सपोज दिस इज़ 1 सीजन एंड दिस इज़ अनदर सीजन, एक विंटर से दूसरा सीजन है, तो ये जो पीरियड है इस पीरियड के बीच में ये मेच्योरिटी अटेन करेंगे। सो ये उनका मेच्योरिटी फेज़ कहलाता है, या मेच्योर फेज़ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। उसके बाद दे विल स्टार्ट गिविंग राइज टू फ्रूट्स एवरी ईयर, राइट। ये हमारे पास कुछ मेजर कैटेगरीज थी। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन हमने प्लांट्स को कैटेगराइज किया है इनटू पेरिनियल, बाइनियल एंड एनुअल प्लांट्स। एनुअल जो साल में एक ही बार फ्लावरिंग करने वाले हैं, एक ही साल तक जिंदा रहेंगे, बाइनियल फॉर 2 ईयर्स एंड पेरिनियल फॉर मल्टीपल ईयर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, जहाँ पे प्लांट्स का कनोपी आपको कैसा दिख रहा है। कनोपी का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा, तो प्लांट की कनोपी कैसी दिखाई दे रही है उसके बेसिस पे भी हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है। तो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज बंच जो है हमारे प्लांट की, ये हमारा प्लांट है और इसमें जो लीफ है वो आपको ऊपर दिखाई देंगी, एपेक्स पे दिखाई देंगी। सो ये प्लांट वुड लुक लाइक दिस। द बेस्ट एग्जाम्पल इज पाम ट्री। यहाँ पे कुछ फर्न्स भी हैं हमारे पास, तो पाम ट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉडेक्स। So there are some ferns
विच ऑल्सो शो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। फ्रूट्स भी ऊपर की ही तरफ आएंगे और यहाँ पे पूरी स्टेम में स्केल्स होंगी। ये स्केल्स जो हैं ये आपको इस तरीके से स्टेम में कुछ ऐसे स्कार्स दिखाई देंगे, ये कुछ ऐसे कहना चाहिए जो मार्क्स हैं वो दिखाई देंगे, जो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे पहले पत्तियाँ थी और अब वो यहाँ से डिटैच हो चुकी हैं, फॉल ऑफ हो चुकी हैं, और इसलिए वहाँ पे आपको सिर्फ एक स्कार दिखाई दे रहा है। सो दिस इज व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कॉडेक्स। तो कॉडेक्स में आपको एपेक्स पे बंच ऑफ लीव्स दिखाई देंगी। इसमें साइकेड्स भी याद रख सकते हैं बेटा आप। 3 एग्जाम्पल्स याद रखें, पाम ट्री, फर्न, साइकेड्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ ट्री। द अनदर इज डेकरेंट टाइप ऑफ ट्री, जहाँ पे ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बहुत मेजर कैटेगरी है। इट्स अ वेरी कॉमन कैटेगरी इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये प्लांट्स कैसे हैं, ये आपको स्लाइटली बुशी दिखाई देने वाले हैं, मतलब आपको जो प्लांट का कैनोपी है वो ऐसा दिखाई देगा। इट विल नॉट बी ट्री लाइक, डू नॉट कंसिडर इट टू बी अ ट्री लाइक। लेट मी मेक इट मोर क्लियर, डू नॉट कंसिडर इट टू बी ट्री लाइक। ये स्टेम है और इस स्टेम से ऐसी झाड़ियाँ निकलना शुरू हो गई हैं जो प्लांट को गोलाई का शेप दे रही हैं। इस तरीके से दिस विल बी लुकिंग लाइक डेकोरेंट प्लांट्स। हम डेकोरेंट प्लांट्स को डेलिक्वेसेंट प्लांट भी बोल सकते हैं, दैट इज द ऑल्टरनेटिव टर्म, आप मेंशन कर लें। वी ऑल्सो कॉल देम एज डेलिक्वेसेंट प्लांट्स और डेकोरेंट प्लांट्स। द अनदर कैटेगरी इज एक्सकरेंट प्लांट। एक्सकरेंट प्लांट्स जो हैं ये हिली एरिया के ट्रीज हैं जो पिरामिड लाइक दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अशोका ट्री, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, इस तरीके से दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट। तो ये पाइन मतलब आई मीन व्हाट शुड आई से, लाइक सेंटर यहाँ से ब्रॉड है, वाइड है, और धीरे धीरे एपेक्स तक जाते जाते इट हैड बिकम वेरी नैरो। तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज एक्सकरेंट टाइप ऑफ प्लांट। अच्छा, एक्सकरेंट टाइप ऑफ प्लांट में और एक बात आप याद रख सकते हैं, दैट दीज प्लांट्स दे शो the arrangement or formation of leaves in an acropetal succession। ये नया टर्म है, इसे ध्यान से समझ लें, याद रख लें। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब होता है ओल्ड एट द बेस, जो पुरानी पत्तियां हैं वो आपको बेस पे दिखाई देंगी, एंड न्यू एट द एपेक्स, न्यू एट द टॉप। तो नई लीफ जो है वो ऊपर दिखाई देंगी और पुरानी लीफ जो है वो आपको बेस पे दिखाई देंगी। जिन लोगों के घर में अशोका ट्री लगा हुआ है उनका मेजरली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है कि वो ट्री इनडेफिनेटली ग्रो करता रहता है, आपको बार बार उसे ऊपर से काटना पड़ता है। सो इट ग्रोज इनडेफिनेटली एंड टेक्स द शेप ऑफ अ पिरामिड। सो दिस इज वन कैटेगरी। द अनदर कैटेगरी इज कल्म। कल्म जो है ये स्पेशलाइज्ड प्लांट्स हैं जो कि ट्री स्पेशलाइज्ड ट्री हैं जिनमें जॉइंटेड नोड्स हैं जो कि अंदर से हॉलो हैं। मतलब अगर ये मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है, तो इसमें बीच में नोड्स होती हैं बेटा, और नोड्स के बीच में इंटरनोड वाला रीजन है। तो ये हिस्सा जहाँ से लीव्स आएंगी वो नोड हिस्सा है, और इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। सो ये हॉलो होता है अंदर की तरफ से, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कल्म। ये बैम्बूज में आपको मिलेगा, जो बैम्बू ट्री होते हैं, बैम्बूसा टल्डा जिसे हम बोलते हैं। सो ये कल्म है, ये बीच वाला पोर्शन इज एम्प्टी। आई एम सो सॉरी, नीचे तक मैंने उसे एक्सटेंड कर दिया है। यू नीड टू कंसिडर कि जो नोड वाला हिस्सा है दैट इज एम्प्टी। ये देखिए, ये इंटर नोड वाला हिस्सा ये एम्प्टी है, फिर नोड आएगा, फिर एम्प्टी आएगा। सो दिस इज हाउ योर कल्म लुक्स लाइक। इवन बेटा जो ग्रास के स्टेम्स होते हैं, ग्रास के स्टेम्स को भी हम कल्म में ही रखते हैं। सो पेरिनियल प्लांट्स का एक क्लासिफिकेशन हम और देखेंगे। पेरिनियल प्लांट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जो कई ईयर्स तक ग्रो करते रहते हैं और बहुत सालों तक फिर वो फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। नाउ व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फूड, अगर वो मोनोकार्पिक, अगर लॉन्ग लिव्ड प्लांट है तो डेफिनेटली पेरिनियल हो गया बेटा, दोनों में लॉन्ग लिविंग है। तो ये तो पेरिनियल का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब तक हम समझते आए कि पेरिनियल प्लांट है तो उसे लॉन्ग लिव तो होना ही है। लॉन्ग लिव होने के बाद अगर ये पूरे जीवन में सिर्फ एक बार फ्रूट प्रोड्यूस करे तो इट बिकम्स इट इज़ मोनोकार्पिक। इट बिकम्स मोनोकार्पिक क्योंकि ये पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा है। मोनोकार्पिक में हमारे पास एक एग्जाम्पल है बैम्ब्यूसा टल्डा, जो कि
50 से 100 साल के बीच में फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ये मर जाता है। स्ट्रोबिलियांथस जो है वो 12 साल में फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है या फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है कह लें, एंड देन इट डाइज आउट आफ्टर 12 years. So you need to remember two examples here, स्ट्रोबिलियांथस और बेम्बूसा। बेम्बूसा दोनों ये एग्जाम्पल्स किसके होंगे? मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट्स। तो मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स है, लेकिन जीवन में एक बार ही फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे। जबकि पॉलीकार्पिक प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता। पॉलीकार्पिक प्लांट्स ऐसे हैं जो जीवन में कितनी भी बार फ्रूट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे मैंगो हो गया, जामुन हो गया। सो ये सब कैसे हो गए? पेरिनियल प्लांट्स, पेरिनियल पॉलीकार्पिक प्लांट्स। अब हम शुरू करते हैं प्लांट के एक दूसरे वेजिटेटिव पार्ट के बारे में, जिसे हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे प्लांट्स की रूट्स जो है उनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं। रूट्स जो हैं दे आर जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब जो ग्रेविटी की तरफ नीचे जा सकती हैं, इन द अर्थ दे कैन गो, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स कभी भी लाइट की तरफ नहीं जाएंगी, रूट्स हमेशा लाइट से दूर जाने की कोशिश करेंगी, रूट्स हमेशा अर्थ की तरफ जाना शुरू करेंगी। दे आर नॉन क्लोरोफाइलस या नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये नॉन ग्रीन है, वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट नहीं होने से उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है। सो रूट्स दे आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। राइट तो हमारे पास रूट्स के ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम देखें तो कोई भी सीड जब जर्मिनेट होता है तो उससे एक सबसे पहला पोर्शन निकलता है विच इज़ कॉल्ड एज रेडिकल, और इस रेडिकल से आगे चल के रूट्स निकलती हैं। रेडिकल इज़ नथिंग बेटा बट इट इज़ द फ्यूचर रूट ऑफ अ प्लांट। तो सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे सबसे पहले हमारा सीड रूट्स डेवलप करता है। ये रूट्स धीरे धीरे प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एंड देन स्टार्ट्स डेवलपिंग द शूट्स। तो रेडिकल से अगर कोई रूट निकल रही है प्लांट में तो उसे हम ट्रू रूट बोलते हैं। राइट लेकिन या यूं कह लीजिए अगर रेडिकल से रूट डेवलप हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज टैप रूट। लेकिन अगर रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से रूट डेवलप हो रही है तो वी कॉल इट एज फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट्स। तो फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट प्लांट के रेडिकल से नहीं, सीड के रेडिकल से नहीं निकलते, इट डेवलप्स फ्रॉम सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम देखेंगे किससे निकलती है। तो चलिए हम टैप रूट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। टैप रूट्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी आपको। ये टैप रूट है, ये मेन प्राइमरी टैप रूट है, फिर आएंगी सेकेंडरी टैप रूट्स और इनसे डेवलप होंगी टर्शरी टैप रूट्स या टर्शरी रूट्स। राइट तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टैप रूट। इट डेवलप्स फ्रॉम द और वी कॉल इट एज ट्रू रूट बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। इनका जो डेवलपमेंट है दैट इज एक्रोपिटल डेवलपमेंट, मतलब जो यंग पार्ट होगा दैट विल बी एट द एपेक्स एंड जो पुराना पार्ट होगा दैट विल बी एट द बेस। राइट तो वो पुराना पार्ट कहाँ है? यहाँ पे, और न्यू या एक्टिव ग्रोइंग पार्ट जो है वो कहाँ है? टिप्स पे। क्योंकि रूट की टिप्स ज़मीन में जाती हैं तो इसलिए टिप नीचे ही होगी, और जो पीछे पीछे वाला हिस्सा है जो स्टेम के नज़दीक है वो कैसा है? वो पुराना हिस्सा है, वो ओल्ड पार्ट है। राइट तो ये हमारे डाइकॉट प्लांट्स जैसे आप मस्टर्ड बोल सकते हैं, उनके अंदर ये आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे सकते हैं। हम एक डायग्राम और लेंगे यहाँ पे क्लैरिटी के लिए। सपोज ये आपकी प्राइमरी रूट है, इससे निकली ये सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट प्राइमरी रूट के किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे होगी, और इस सेकेंडरी रूट का जो मेन फंक्शन है दैट वुड बी प्रोटेक्शन एंड दैट वुड बी साइड वाइज ग्रोथ। राइट रूट्स को हॉरिजॉन्टली फैलाने के लिए हमें सेकेंडरी रूट की ज़रूरत है। प्राइमरी रूट, ये जो मेरी सबसे पहली रूट है, ये प्राइमरी रूट जो है वो अर्थ के अंदर जाने के लिए, मूवमेंट इन अर्थ, राइट अर्थ के अंदर
डीप पेनिट्रेट करने के लिए प्राइमरी रूट है, फिर सेकेंडरी रूट है जो हॉरिजॉन्टल रहेंगी एट सम एंगल टू द प्राइमरी रूट, और उसके बाद होंगी मेरे पास टर्शरी रूट्स। ये टर्शरी रूट्स रूट हेयर का फॉर्म हो सकता है, फिलहाल मैं इसे टर्शरी रूट ही मेंशन करना चाहूँगी। सो दिस इज गोइंग टू अब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट्स, सो दीज आर टर्शरी रूट्स एंड दे आर गोइंग टू अब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट्स। तो टर्शरी रूट का फंक्शन क्या याद रखेंगे हम? वाटर एब्जॉर्प्शन। आइए अब हम बात करते हैं फाइब्रस रूट की। ये किसी प्लांट की स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होने वाली रूट्स हैं। ये प्लांट की बेस से स्टेम से ओरिजिनेट होने वाली रूट्स हैं, इसलिए हमने इन्हें फाइब्रस रूट बोला। एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ मोनोकॉट प्लांट्स जैसे वीट हैं। इसके अलावा हमारे पास एक रूट और होती है विच इज़ अगेन फ्रॉम द रूट्स विच हैज़ डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो बैक। फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट की लीफ के मार्जिन से डेवलप जो बड्स हैं, जो प्लांटलेट्स हैं, उनकी रूट्स के फॉर्म में डेवलप होना, या फिर कोई हॉरिजॉन्टल स्टेम है जैसे ग्रास होती हैं, है ना, उनकी नोज से रूट्स डेवलप होना, ये ग्रास की प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। या फिर हो सकता है प्लांट के किसी हैंगिंग पार्ट के फॉर्म में ये रूट्स डेवलप हो रही हैं। ये तो मेन रूट सिस्टम हो गया, ये प्लांट है और इससे ये हैंगिंग रूट्स डेवलप हो रही हैं। सो ये सारी रूट्स मेरे पास किसकी कैटेगरी में आएंगी बेटा? ये सारी रूट्स आर द कैटेगरीज ऑफ एडवेंटिशियस रूट। फाइब्रस रूट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, है ना, क्योंकि दोनों ही रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है। फाइब्रस रूट जो है वो एडवेंटिशियस रूट का ही एक टाइप है, क्योंकि फाइब्रस रूट भी रेडिकल से डेवलप नहीं होती। फाइब्रस रूट का ओरिजिन है प्लांट की स्टेम का बेस। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। ये हमने कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ रूट्स देख लिए हैं, ये उनके डायग्राम्स हैं आपके सामने। टर्शरी रूट इज वेरी मच क्लियर टू यू विच इज कॉल्ड एज रूटलेट्स एंड इट इज गोइंग टू ऑब्जर्व वाटर फॉर द प्लांट्स। फाइब्रस रूट एकदम बंच में दिखाई देती हैं, धागे धागे जैसे दिखाई देते हैं, एंड दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स जो कि प्लांट के किसी दूसरे हिस्से से ओरिजिनेट हो रही हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एग्जैक्ट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। रूट में हमारे प्लांट्स की रूट का अगर मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखूं तो देयर आर सर्टेन रीजन्स इन द रूट। फॉर एग्जाम्पल ये हमने रूट बनाया, ये रूट का टिप है बेटा, इस टिप को हमने कवर किया है विद द हेल्प ऑफ अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी कहती है बच्चों दिस इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर मतलब दिस इज बेसिकली नथिंग बट रूट कैप, ठीक है, दिस इज नथिंग बट रूट कैप। ये हमारी रूट की टिप को प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट। रूट की टिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं विच इज कॉल्ड एज रूट कैप। रूट कैप हमारे प्लांट्स की जब रूट्स नीचे ज़मीन में पेनिट्रेट करती हैं तो किसी भी तरीके का अब्रेजन ना हो, राइट। अब्रेजन्स क्या करते हैं? अब्रेशंस छील देते हैं, रूट का जो टिप है, जो सरफेस है, उसे स्क्रैच कर देते हैं। अगर मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी ना बेटा रूट, तो रूट जब नीचे पेनिट्रेट करेगी तो वो उसे स्क्रैच कर देगी। इसीलिए रूट्स को अब्रेशन से बचाने के लिए नेचर ने उसे एक रूट कैप दिया है विच इज़ थिम्बल लाइक। थिम्बल लाइक का मतलब होता है जिसका शेप ऐसा हो, दिस इज थिम्बल लाइक। सो दिस इज गोइंग टू कैप द रूट टिप ऑफ द रूट एंड दिस इज हाउ योर रूट इज गोइंग टू गेट प्रोटेक्टेड। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो बहुत एक्टिवली डिवाइड करते हैं। इन सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। जैसा कि हम प्लांट्स में नॉर्मली जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं? एक्टिव ग्रोथ, एक्टिव डिवीजन। तो एक्टिव डिवीजन करने वाले सेल्स हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और इनसे ही हमारी जो रूट्स हैं उनकी लेंथ बढ़ती रहती है। ये सेल्स ग्रो होकर ये वाला हिस्सा लंबा कर देंगे और इसीलिए इसे हम जोन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। We call this as zone of elongation. ये रूट को लंबा करने वाला हिस्सा है।
और जैसा कि हमने बोला था कि यहाँ पे जो रूट्स मैच्योर हो चुकी हैं उनका वो हिस्सा पीछे की तरफ चला जाएगा, जिस हिस्से में अब कोई ग्रोथ नहीं होनी है, इन कंपैरेटिवली मोर ऑफ डेड सेल्स, उसे हम बोलते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। तो एक हो गया हमारे पास जोन ऑफ ग्रोथ, मतलब जो आगे वाला हिस्सा है वो ग्रो करेगा, इलोंगेशन उसके पीछे वाला हिस्सा, और मैचुरेशन मतलब अब जो मैच्योर हो गया है, जो किसी तरीके से ग्रोथ नहीं शो करने वाला है। हम इस डायग्राम को और देख रहे हैं अभी, हाल फिलहाल रूट कैप तक हम अपने आप को कन्फाइन करते हैं। सो अब रूट में ये जो इलोंगेशन जोन हो चुका है, मैच्योर जोन हो चुका है, वो कैसा दिखाई देगा तो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो मैच्योर रूट का स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। ये देखिए, जहाँ पे हमारा मैचुरेशन जोन आ चुका है, अब वहाँ पे सेल्स का फर्दर डिवीजन नहीं होना है, तो वहाँ पे एपिडर्मल आउटग्रोथ्स हैं, और ये एपिडर्मल आउटग्रोथ्स को हम बोलते हैं रूट हेयर। तो एपिडर्मल आउटग्रोथ्स यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं और उन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर। नीचे वाला जोन देखिए बेटा, दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ इलोंगेशन। दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ पे बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होने हैं, और ये सेल्स के अंदर अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, क्योंकि किसी भी मेरिस्टेमेटिक सेल का वही एक प्रॉपर्टी होता है। एंड देन फाइनली वी हैव रूट कैप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए, रूट कैप किसके अंदर नहीं होगी, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं दे डिवॉइड ऑफ रूट कैप, क्योंकि उन्हें तो ज़मीन में अपनी जड़ों को भेजना ही नहीं है, और जब रूट्स को ज़मीन में नहीं उतरना है तो उन्हें किसी भी कैप की ज़रूरत क्या पड़ेगी। सो दे डोंट हैव रूट कैप, बट इंस्टेड ऑफ इट दे हैव रूट पॉकेट्स। दे हैव रूट पॉकेट्स। तो हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स भी हम जिन्हें बोल सकते हैं, दे हैव रूट caps, or sorry, they have root pockets, so they will lack any amount, any type of root cap in them. They don't require it at all, right? So these were the regions of root. यहाँ पे zone of elongation, zone of active cell division, zone of active maturation. So all these were the points which we have already discussed कि cells डिफ्रेंशिएट होकर जब परमानेंट स्टेट में चले जाते हैं तो वो मैचुरेशन जोन में है। वहाँ पे एपिडर्मल सेल्स की जो आउटग्रोथ होगी वो रूट हेयर डेवलप करेगी। नीचे वाला जोन जो है वो जोन ऑफ इलोंगेशन है, और उसके भी सबसे आगे की तरफ, टिप की तरफ क्या होगा हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक जोन। चलिए अब हम बात करते हैं अलग अलग जो रूट्स हैं उनकी कैटेगरीज की, उनके क्लासिफिकेशन की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स विच वी नीड टू डिस्कस। फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट्स की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे फ्यूसीफॉर्म रूट है। दिस इज टाइप ऑफ रूट्स। बेसिकली हमने रूट्स को टैप रूट हो, एडवेंटिशियस रूट हो, उन्हें हमने क्लासीफाई किया है। हम सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं टैप रूट का। तो ये आपके सामने टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। फ्यूसीफॉर्म सबसे पहला टैप रूट का मॉडिफिकेशन, कॉनिकल, नैपिफॉर्म एंड नोड्यूलेटेड फॉर्म। ये हमारे पास 4 अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं किसी भी टैप रूट सिस्टम के। मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मॉडिफिकेशंस आपको याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। नोड्यूलेटेड एंड ट्यूबरस रूट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स विच वी हैव, जिनमें अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग इनके पर्पज़ हैं। देखिए मेजॉरिटी हमारे प्लांट्स के लिए जो पर्पज़ है वो या तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर स्टोरेज ऑफ फूड भी हो सकता है। फिलहाल हम फोकस करेंगे उन मेन पार्ट्स पे जिनके कारण हमारे प्लांट्स ने टैप रूट को मॉडिफाई किया है। फिर हम पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, राइट। तो ये हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं जिन्हें हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम गोइंग बैक विद दिस स्लाइड। देखिएगा, सबसे पहले कोन लाइक रूट, ये हम स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं बेटा। जब भी आप फूड को स्टोर करते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करते तो आता है, लेकिन याद कीजिए हमने बात ये भी की हुई है कि जिन हिस्सों को खाना नहीं बनाना आता, हमें उन हिस्सों को खाना पहुंचाना तो पड़ेगा, क्योंकि लीफ जो है वो फूड प्रिपेयर कर रही है। रूट इज़ नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द फूड। तो आप लीफ से रूट तक फूड को पहुंचाएंगे। रूट क्या करेगी, उसे स्टोर करके रख लेगी। तो अब जब वो स्टोर करके रखेगी तो वो अपने शेप को चेंज कर लेगी। अब वो वैसी नहीं दिखेगी जैसी अभी तक हमने बात की है। जो टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर अभी तक हमने डिस्कस किया है, अब उसका शेप थोड़ा चेंज होना है। देखिएगा शेप कैसे चेंज होगा।
फ्यूसीफॉर्म टाइप ऑफ रूट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। ये रूट है आपकी फ्यूसीफॉर्म रूट, मतलब ये आपको स्पिंडल शेप की दिखाई दे रही है जो ऊपर और नीचे से नैरो है। इसे हम बेटा बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में टेपर्ड एंड्स। टेपर्ड एंड्स का मतलब होता है नुकीले एंड्स, है ना। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा कम पॉइंटेड है, लेकिन जो बेस वाला है वो थोड़ा ज़्यादा पॉइंटेड है, राइट। तो ये शेप आएगा हमारे पास रैडिश में। रैडिश इज द टाइप ऑफ फ्यूसीफॉर्म रूट, राइट। आपको ये याद रखना है, फ्यूसीफॉर्म टैप रूट, है ना। दिस इज द मॉडिफिकेशन। कोनिकल, नाम से याद रह जाएगा बेटा, कोनिकल मतलब जो कोन शेप्ड है, राइट। कोन शेप्ड रैडिश होती है। कैरेट और रैडिश में कंफ्यूज मत होइएगा। कैरेट हमारी कोनिकल शेप में होगी, देखिएगा शेप कैसा होगा। ये शेप होता है हमारे कैरेट का, और ज़रा फ्यूसीफॉर्म का शेप देख लीजिए। फ्यूसीफॉर्म का टिप देख लीजिए और हमारे जो रैडिश है उसका टिप देख लीजिए, कोनिकल का टिप देख लीजिए। आपको यहीं से डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। सो कैरेट वुड बी कॉनिकल, सी फॉर सी ऐसा याद रख सकते हैं आप, कैरेट कोनिकल, और जो रैडिश है दैट इज फ्यूसीफॉर्म। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। ग्रेजुअली इट इज टेपर्ड एट द एंड, अदरवाइज ये टेपर्ड नहीं भी होती है, कई बार ब्लंट भी दिखाई देगी। तो टेपरिंग जो है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रूट। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज नैपीफॉर्म रूट। नैपीफॉर्म रूट जो है ये आपको शेप में जैसा हमारा टर्निप होता है, दिस शेप, ये टर्निप है, बीच में से पूरा प्रॉपर सोलन है और नीचे की तरफ ये थोड़ा सा पॉइंटेड है। दिस इज व्हाट इज टर्निप। तो टेपरिंग एट द एपेक्स, अब्रप्टली टेपरिंग मतलब एकदम से टेपर हो जाता है, मतलब आपको ऐसा गोल दिख रहा है, राइट, ऐसा फ्लास्क शेप दिख रहा है और नीचे जाके एकदम से पॉइंटेड हो जाएगा और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा वाइड रहेगा, गोल शेप आ जाता है रफली इसका। सो द एग्जाम्पल इज टर्निप। नैपीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल टर्निप याद रखेंगे। अनदर इज नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट का मतलब होता है जहां पे मेरे प्लांट के पास रूट्स में कुछ गठाने हैं और इन गठानों में कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। जो नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स वर प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया एंड इवन बैक्टीरियाज आर लिविंग हियर। ये क्या कर रहे हैं पता है, यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम ये बैक्टीरिया कुछ प्लांट्स की जड़ों में करते हैं। ये स्पेसिफिक प्लांट्स हैं, जैसे पी है, ग्राम है, सोयाबीन है, राइट। इनके अंदर ये प्रोसेस आपको दिखाई देगी। हर प्लांट की कैटेगरी नहीं है, हर प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता बच्चों, इसीलिए तो हमें फर्टिलाइजर सप्लाई करने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये नोड्यूलेटेड का मतलब है जहाँ पे रूट नोड्यूल्स बनेंगे। द एग्जाम्पल्स आर पी, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। आप इसे PGB भी याद रख सकते हैं। ये मेरी NCERT कहती है बेटा, P फॉर पी एंड G फॉर ग्राम एंड B फॉर बीन्स। पी ग्राम बीन्स, तो PGB याद रख लीजिए, आपको याद रह जाएगा, एब्रीविएटेड फॉर्म याद रखिए। द अनदर कैटेगरी इज ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट का मतलब होता है कोई डेफिनेट शेप नहीं है, आड़ा तिरछा, जहाँ पे उसका मन किया उसने खाने को स्टोर कर दिया। सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी रफ शेप, बहुत ही रफ शेप होगा। देखना कैसा शेप होगा, ये कुछ इस तरीके का शेप आ गया ये। अब ये जो शेप है दिस इज क्वाइट अ इनडेफिनेट शेप, कुछ भी शेप हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इज ट्यूबरस। ट्यूबरस का मतलब होता है गठान, ओके। गठान का शेप कोई नहीं होता, गठान का शेप कुछ भी हो सकता है। तो जो नीचे का हिस्सा है वो सोलन हो चुका है एंड इट हैड अडॉप्टेड द शेप ऑफ ट्यूबर, राइट। ये स्टोरेज के लिए है। टैप रूट के मॉडिफिकेशंस, ये जो हमने डायग्राम्स देखे हैं, फ्यूसिफॉर्म याद कर लीजिए, एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, रैडिश था, है ना। कोनिकल, C फॉर सी, कोनिकल, कैरेट, नैपीफॉर्म, बीटरूट। एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे। पिक्चर्स दिमाग में रखिएगा बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स की भरमार है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी और लर्न करने हैं। आप एक बार इनका पिक्चर देख लेंगे, डायग्राम देख लेंगे तो चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी। नोड्यूलेटेड रूट्स, पी ग्राम बीन, PGB, राइट। सोयाबीन भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। आइए अब ज़रा हम दूसरा मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। भाई कई प्लान्स ऐसे हैं, टैप रूट की मॉडिफिकेशन पे बात चल रही है हमारी। एक टैप रूट का मॉडिफिकेशन हमने स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया बेटा, एक टैप रूट का मॉडिफिकेशन अब मैं आपको रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ।
देखिए, हमारे प्लांट का हर हिस्सा ब्रीदिंग करता है, याद रखेंगे इस बात को। और इसका मतलब प्लांट की जड़ें भी ब्रीदिंग करती हैं। अगर प्लांट की रूट्स में पानी इकट्ठा हो जाए तो दैट रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग, राइट। इसीलिए तो जब भी बाढ़ आती है पौधे मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते, और सांस नहीं ले पाते तो दे डाई आउट इवेंचुअली, इजंट इट। तो यहाँ पर मार्शी एरियाज, ऐसे जो दलदल वाले एरियाज हैं जहाँ पे तो मेरे प्लांट्स को रहना ही पानी में है, और वो भी कैसा पानी? नमक वाला, राइट। मार्शी एरियाज आर व्हाट? सॉल्टी एरियाज ना, जहाँ पे नमकीन पानी है, खारा पानी है, उस पानी में पौधे लगे हुए हैं। तो इमेजिन कीजिए वो किस लेवल तक और कितना ही ब्रीथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है इन प्लांट्स में? मैंग्रोव फॉरेस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये मेरा प्लांट है, ट्री है ये मेरा। इस ट्री से कुछ इस ट्री के बेस से कुछ ऊपर निकले हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। वी कॉल देम एज न्यूमैटोफोर्स। ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर कुछ ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम न्यूमैथोड्स बोलते हैं। कुछ सेल्स हैं ये, एंड दीज सेल्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये सेल्स क्या करेंगे? गैसेस का एक्सचेंज करेंगे इन अ राइट वे। दे आर गोइंग टू ब्रीथ, राइट। तो मार्श एरियाज के प्लांट ने देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर अडेप्टेशन कर लिया है। टैप रूट का मॉडिफिकेशन उन्होंने क्या किया? भैया जड़ें ज़मीन में तो रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के साथ साथ हमें ब्रीथ भी करना है। ब्रीथ करना इसलिए उन्होंने अपनी कुछ जड़ों को ऊपर निकाल लिया है जो सरफेस पे आ गई हैं। सरफेस पे आई हैं तो डेफिनेटली उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो उन्हें सांस लेने में मदद करें। सो वो स्ट्रक्चर्स इनके अंदर न्यूमैटोफोर्स में प्रेजेंट है। So these are called as respiratory roots. Example, all the plants which are growing in marshy areas, for example mangroves. तो मैंग्रोव में जो हमारे ट्रीज हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, पूरा एक जंगल है, तो वो पूरे फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं वो सारे के सारे मैंग्रोव टाइप हैं। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ न्यूमैटोफोर। न्यूमैटोफोर क्योंकि एक मॉडिफिकेशन है इसलिए इसमें आपको न्यूमैथोड्स मिलते हैं विच आर नथिंग बट लेंटिसिल्स, राइट। लेंटिसिल्स जो प्लांट की स्टेम में स्टोमेटा का प्रेजेंस दिखाते हैं। किसी समय प्लांट के पास स्टोमेटा था और वो स्टोमेटा अब ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पे सिर्फ एक स्कार रह गया, एक निशान रह गया है, और उस निशान को हम क्या बोलते हैं? लेंटिसिल्स। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? न्यूमैटोफोर्स, राइट। और न्यूमैटोफोर्स में न्यूमैथोड्स आर लेंटिसिल्स, राइट। न्यूमैथोड्स आर लेंटिसिल्स। सो दे आर कमिंग एट द टॉप। ये हॉरिजॉन्टल रूट रही मेरे प्लांट की। इसमें से कुछ हिस्सा ज़मीन में रह गया, कुछ हिस्सा ऊपर आ गया। जो हिस्सा ऊपर है उसमें लेंटिसिल्स हैं, एंड लेंटिसिल्स आर कंप्लीटली एक्सचेंजिंग द गैसेस। सो दिस इज हाउ दीज प्लांट्स दे सर्वाइव। तो आप देख सकते हैं ये एक मेन ट्री है और उसके आसपास इतने सारे न्यूमैटोफोर्स हैं जो उसे जिंदा रहने में मदद कर रहे हैं। राइजोफोरा, एवेंसिया, सोनेरेशिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स। फिर से एग्जाम्पल याद रखने हैं। हम एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन की बात अब करेंगे। एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन अपने आप में थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू है। रीज़न, एडवेंटिशियस रूट सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफिकेशन नहीं शो करती। एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन रेस्पिरेशन के लिए भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा वो सकिंग भी हो सकती हैं, किसी पैरासाइट मतलब पैरासिटिक वे में भी काम कर सकती हैं और किसी होस्ट को डैमेज भी कर सकती हैं। इसके अलावा ये क्लिंगिंग रूट्स भी हो सकती हैं। सो दे हैव वेरियस पर्पस। हम एक एक करके सारे पर्पस डिस्कस करने वाले हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन या क्लासिफिकेशन चार्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि स्टोरेज का काम करती हैं। तो दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू फैसिक्युलेटेड, ट्यूबरस, नोड्यूलोज एंड मोनिलिफॉर्म रूट्स। हम एक एक के बारे में डिस्क्रिप्शन लेंगे, किसका शेप कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो शेप और एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखना है। आइए ज़रा फैसिक्युलेटेड रूट्स के डिस्कशन पे। फैसिक्युलेटेड रूट्स का मतलब होता है जहाँ पे रूट्स जो हैं वो एक बंच में इस तरीके से प्रेजेंट हैं और स्वॉलन है। ये बहुत फूली हुई सी रूट्स हैं, इनका कोई काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो आपको स्वॉलन दिखाई देगा और ये रूट्स बंच में प्रेजेंट होती हैं। सो दीज आर व्हाट आर रेफर्ड एज फैसिक्युलेटेड रूट्स एंड द एग्जाम्पल इज डहेलिया, एक फ्लावरिंग प्लांट है, और एस्पैरेगस है। एस्पैरेगस का तो बच्चों मेडिकल यूज़ भी काफ़ी है।
इसका कैल्शियम सोर्स बहुत अच्छा होता है, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और इसलिए इसे हम कैल्शियम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। द अनदर इज ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट ऐसी हैं जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है और ये फूड को स्टोर करने के लिए प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो। द अनदर कैटेगरी इज नोड्यूलेस टाइप ऑफ रूट, जहाँ पे हमारे प्लांट्स के पास जो नोड्यूल्स हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट हैं, बीच बीच में बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में आपको प्रेजेंट मिलेंगी। सो दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंट इन बंच एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, इस तरीके से। एग्जाम्पल इज कर्क्यूमा अमाडा, ये मैंगो जिंजर के नाम से भी जाना जाता है, जिंजर की एक फैमिली से बिलोंग करता है। द अनदर इज मोनिलिफॉर्म रूट्स, जस्ट अ मिनट, नोड्यूलेटेड, नीड टू चेंज द डायग्राम लाइक दिस। Change the diagram like this, nodules at the end, bead like nodules हैं but you will not see the chain of nodules and this is how they look like. So this is how curcuma amada looks like and moniliform looks like beaded, perfect beaded structure, जैसे कोई necklace होता है और उसमें beads होती हैं उस तरीके से they are present, right? So this is how it looks like. बंच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये, और 2 या 3 के ग्रुप में भी हो सकते हैं। मोमोर्डिका, पोर्चुलाका और वाइटिस। वाइटिस इज बेसिकली नथिंग बट ग्रेप एंड जो मोमोर्डिका है दैट इज बिटर गार्ड। इनके कॉमन नाम आप याद रखेंगे तो आपको चीज़ें बाद में याद आ जाएंगी। तो बिटर गार्ड इज बेसिकली मोमोर्डिका एंड वाइटिस इज ग्रेप्स। कर्क्यूमा अमाडा इज मैंगो जिंजर, कॉमनली वी कॉल इट एज मैंगो जिंजर, राइट? सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक। You can notice the diagram. ट्यूबरस रूट सिर्फ एक मोस्टली एक सिर्फ सोलन हिस्सा है, इस तरीके से सोलन हिस्सा आएगा ट्यूबरस रूट। नोड्यूलेज रूट, आखिरी में नोड्यूल्स, बीड लाइक नोड्यूल्स आपको दिखाई देंगे और मोनिलिफॉर्म में आपको बीच बीच में बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक। इनके सबकी एग्जाम्पल्स याद रखिएगा क्योंकि हमें मॉडिफिकेशन टॉपिक बहुत अच्छे से याद रखना है। ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन, सॉरी एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। द अनदर मॉडिफिकेशन इज फॉर सपोर्ट ऑफ द प्लांट। ये ट्री है मेरे पास, जैसे बैनियन ट्री है, आपने देखा होगा बच्चों बैनियन ट्री में बीच बीच में कई सारी हैंगिंग रूट्स होती हैं और इन हैंगिंग रूट्स का जो एरिया है वो लगभग वो नीचे तक आकर सरफेस से अटैच होती हैं इस तरीके से। सो दे बेसिकली हेल्प द प्लांट इन सपोर्ट। ओके, तो ये प्लांट की स्टेम से ओरिजिनेट होकर ज़मीन तक पेनिट्रेट करती हैं और प्लांट को खड़े रहने में मदद करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दीज आर पिलर लाइक रूट्स, एग्जाम्पल बैनियन ट्री है ना। फाइकस बेंगालेंसिस ये उसका साइंटिफिक नेम है, इट हैज़ टू बी इन इटैलिक्स व्हेन यू टाइप इट, राइट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये प्लांट की मेन ब्रांच है और इस मेन ब्रांच से ये प्रॉप या पिलर लाइक रूट्स जो हैं ये ऊपर से नीचे तक आकर इसे सपोर्ट दे रही हैं। ट्री ट्रंक बहुत बड़ा होता है, प्लांट्स लिव फॉर मेनी ईयर्स, तो उसे उस समय पे जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो ये रूट्स इसे प्रोवाइड करती हैं। द अनदर कैटेगरी ऑफ प्रॉप रूट इज स्टिल्ट रूट, जो प्लांट की स्टेम के बेस से आने वाली कुछ रूट्स हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लांट की स्टेम के बेस से आने वाली रूट्स हैं जो इसे सरफेस से अटैच होने में मदद करती हैं इस तरीके से। मतलब आप देखेंगे तो जो स्टेम का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ है उस हिस्से से कुछ स्ट्रक्चर्स नीचे की तरफ जाते हैं और वो रूट्स आपको बाकायदा ऊपर दिखाई देंगी। सो दीज आर नोन एज स्टिल्ट रूट्स। मेज वगैरह में आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं, ये प्लांट की बेसल नोड में आपको क्लियरली विजिबल होंगी। एक बार नोड टर्म समझ लेंगे बेटा। ये मेरा प्लांट है, ये मेरे प्लांट की स्टेम है और स्टेम में ये स्टेम है, स्टेम में यहाँ पे नोड्स हैं, इन नोड्स में कुछ स्पेसिफिकली बड्स होती हैं। इन बड्स से या तो नई लीव्स आ सकती हैं, राइट। ऊपर जो प्लांट की मेन स्टेम होती है यहाँ पे होती है एक बड जिसे हम बोलते हैं अपाइकल बड, और जहाँ से लीफ का ओरिजिन होता है यहाँ पे एक छोटी सी बड होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सिलरी बड, राइट। ये लीफ है, ये स्टेम है, दीज आर द नोड्स ऑफ द प्लांट्स जहाँ से रूट या स्टेम होगी। अब ये जो बेसल नोड है, वेट, ये जो बेसल नोड है इस बेसल नोड से रूट्स निकलना शुरू होती हैं। तो ये बेसल नोड से रूट्स आना शुरू हुई, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट
appears and this is how it supports Z Myers maze में in Saccharum officinarum, इसके अंदर दोनों के अंदर ये रूट्स आपको कॉमनली दिखाई देंगे. सी हाउ दिस लुक्स लाइक. ये बेसल नोड हो गया बेटा, बेस की तरफ जो नोड होगा उसे हम बेसल नोड बोलेंगे और उससे रूट्स निकल कर कहाँ जा रही हैं, जमीन में सपोर्ट के लिए है. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रूट्स इज क्लाइंबिंग और क्लिंगिंग रूट्स, जो कि आप मोस्टली जो हमारा पान है, पाइपर बीटल जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर आपको ये क्लिंगिंग रूट्स या क्लाइंबिंग रूट्स दिखाई देंगी जो उसे सपोर्ट से अटैच होने में मदद करेंगी. देखिए ज़रा कैसे होती हैं ये रूट्स. ये नोड से अराइज होंगी. ऑफ कोर्स जैसा हमने बात की है, नोड ही वो हिस्सा होगा जहाँ से प्लांट के अंदर कोई भी पार्ट अराइज होगा. ये सपोज ये मेरा प्लांट है, इस प्लांट से नोड, ये नोड्स वाले हिस्से हैं, इन प्लांट से कुछ जो रूट्स निकलेंगी उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंगिंग या क्लाइंबिंग रूट्स. बीटल, पाइपर बीटल जो पान का पौधा होता है उसमें, फाइकस में होता है. इसके अलावा इट इज़ प्रेजेंट इन आईवी. आईवी जो होता है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सुंदर ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, पिंक वाइट कलर के फ्लावर्स, स्पेशली इन द सीजन, इन द ट्रांजिशन ऑफ सीजन बिटवीन फ्रॉम रेनी सीजन टू विंटर सीजन, है ना. जब आपका सीजन ट्रांजिशन होता है रेनी सीजन से विंटर सीजन में, उस टाइम पे इनका ब्लूमिंग पीरियड होता है एंड दे गिव वेरी ब्राइट फ्लावर्स, वेरी कलरफुल फ्लावर्स. तो आईवी. एंड देन कुछ प्लांट्स के अंदर तो ये भी स्पेशलिटी है कि ये जैसे अगर सपोज दीवार के सहारे इस पौधे को आपने लगाया है तो दे डोंट नीड एन एक्स्ट्रा सपोर्ट, कोई राउंड सपोर्ट की इन्हें ज़रूरत नहीं है. दे विल जस्ट स्टिक टू द वॉल एंड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग देयर. तो वहाँ पे इनकी रूट्स, क्रैक्स जो होते हैं ना दीवारों में, जो छोटे छोटे क्रैक्स होंगे, दे आर नॉट यूनिफॉर्म, रफ होती हैं दीवारें, तो उनमें वो अपनी रूट्स को फंसा देते हैं या क्रैक्स के अंदर घुसा देते हैं और वहाँ पे डेवलप होते रहते हैं. सो दीज आर स्पेशल रूट्स. ये पोथोज में प्रेजेंट होती है. पोथोज इज नथिंग बट योर मनी प्लांट, जो कॉमनली आप देखते आए हैं, दैट इज व्हाट इज योर पोथोज. मनी प्लांट में दिखेगी, आईवी में दिखेगी और उसके अलावा आपको ये पाइपर बीटल में दिखेगी, बीटल नट जो हमारा पान का पौधा है. ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्लाइंगिंग रूट्स है, क्लिंगिंग रूट्स है, राइट. ये क्लिंगिंग रूट्स इस प्लांट में यहाँ पे सपोर्ट पे इस एक तरीके से उसने अपने आप को फिक्स कर लिया. आपको इनके निशान भी दिखेंगे जिस सरफेस पे अटैच होती है ना, जैसे सपोज दीवार पे ही अटैच हुई हैं तो बाकायदा आपको रूट के इम्प्रिंट्स दिखाई देंगे, आपको इम्प्रेशंस दिखाई देंगे. सो दिस इज हाउ दीज प्लांट्स दे टेक सपोर्ट ऑफ नियर बाय एरिया. देयर इज़ वन मोर कैटेगरी. हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो पूरी तरीके से पैरासिटिक हैं, जो दूसरे को नुकसान ही पहुंचाना जानते हैं, फ़ायदे की तो कभी बात करते ही नहीं. तो ऐसे प्लांट्स जो हैं हमारे, ये प्लांट्स पैरासिटिक प्लांट्स की कैटेगरी में हम इन्हें रखते हैं. और इन प्लांट्स की स्पेशलिटी, ये खुद अपने लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करने वाले, कोई खाना नहीं बनाने वाले, लेकिन ये किस पे निर्भर रहने वाले हैं, ये अपने होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं. तो जो होस्ट प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर ये अपने अंदर से हॉस्टोरियल रूट्स निकालते हैं, राइट. हॉस्टोरिया कुछ ऐसे एंकर्स होते हैं जो प्लांट की मेन स्टेम में धंस जाते हैं, अंदर की तरफ फंस जाते हैं. ये इतना अंदर फंसते हैं कि वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को पेनिट्रेट कर सकते हैं. एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, ये मेरे प्लांट की स्टेम है सपोज, तो इस स्टेम में अंदर की तरफ आपको जाइलम दिखाई देगा. मैं ग्रीन से जाइलम शो कर रही हूँ और ग्रीन और रेड के बीच में आपको फ्लोएम दिखाई देगा. सो दिस इज फ्लोएम पोर्शन. तो ये वाला पोर्शन फ्लोएम है, फूड के लिए है, और अंदर वाला हिस्सा जो ग्रीन से मैंने शो किया है, दिस इज फॉर जाइलम. जाइलम पानी का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करने वाला है. So xylem is going to help in the transportation of water throughout the plants and phloem will help in transportation of food. Now, try to imagine अगर हॉस्टोरिया किसी प्लांट के निकले हैं, सकर्स भी मैं इन्हें बोल सकती हूँ, तो सकर्स या हॉस्टोरिया किसी प्लांट से निकले तो वो मेन स्टेम में डीप अंदर तक जाएंगे, isn't it? और जब वो डीपली अंदर तक जाएंगे तो उस प्लांट का, होस्ट प्लांट का सारा पानी, सारा फूड सक कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे. सो दिस इज हाउ दीज प्लांट्स आर पैरासिटिक प्लांट्स. कस्क्यूटा डोडर है ना, दिस इज वन ऑफ द मेजर पैरासाइट विच यू नो. इसे आकाश या अमर बेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है. दिस इज आकाश बेल और अमर बेल और डोडर, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा बोलते हैं. विस्कम भी एक प्लांट है. ये प्लांट्स ऐसे हैं जो कभी भी प्रिपेयर नहीं करेंगे अपने लिए खाना और हमेशा होस्ट को डैमेज करके उससे नरिशमेंट डिराइव करेंगे. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. आप हॉस्टोरिया यहाँ पे देख सकते हैं. इफ़ यू कैन नोटिस हॉस्टोरिया हियर,
ये होस्टोरियाज हैं जो इस स्टेम के अंदर डीपली अंदर तक घुसेंगे और वहाँ से सारा मिनरल सक करने वाले हैं, राइट. So this was one of the modification, and let us talk about one last modification, and that is foliar roots, और हम इन्हें epiphyllous roots के नाम से भी जानते हैं. epiphyllous या foliar, देखिए foliar word का मतलब होता है foliage और foliage का मतलब होता है leaf, राइट. तो ये अंडरस्टूड हुआ ना कि प्लांट की लीफ से अगर प्लांट इमर्ज होगा तो उसे मैं बोलूँगी फॉलियर, है ना. देखिएगा कैसे ब्रायोफिलम और बेगोनिया आप पढ़ते आए हैं. ये ब्रायोफिलम है ना. इसके लीफ के नॉचेस पे, मार्जिन पे जो नॉचेस हैं उनमें छोटे छोटे से प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं कुछ इस तरीके से, राइट. और ये जो प्लांटलेट्स हैं इनसे जो रूट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट. और ये एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स क्योंकि ये प्लांट की बड से निकली हैं, है ना. बड से जो निकला हुआ है तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट ही बोलते हैं, हमने बात की है. और जो रेडिकल से निकलेगा उसे ट्रू रूट बोलते हैं. सो एनीवेज यहाँ पे इस मार्जिन से निकलने वाली जो प्लांटलेट्स हैं उनके अंदर आपको ये रूट्स मिलेंगी, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एपीफाइलस बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द लीफ. सो दे अराइज फ्रॉम द लीफ and they emerge from the leaf. Example is bryophyllum and begonia as we discussed, and this is how it looks like. यही डायग्राम अभी हमने बनाया था, right? So this is how we have finished here with the adventitious roots के modification पे. Let us talk about few questions. Read the question. In a longitudinal section of root, starting from the tip upward, the 4 zones are visible. And they are in the following order. Order notice कीजिए कौन सा order आएगा यहाँ पे. Obviously जब आप longitudinal section लेते हो, कट करते हो, तो रूट को ऊपर से या ऊपर से नीचे की तरफ देखें या नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो दिस वुड बी रूट कैप, राइट. उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन एंड दिस इज जोन ऑफ मैचुरेशन. जोन ऑफ मैचुरेशन को मैं सेल डिविजन का जोन भी बोल सकती हूँ बेटा, है ना. ऑब्वियसली सेल डिवीजन का जोन बिल्कुल टिप पे नहीं होता, बिल्कुल टिप पे तो रूट कैप है मेरे पास. तो दो ऑप्शंस में से आपको देखना है, ए एंड डी ऑप्शंस में से हमें चूज करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे भी रूट कैप मेंशन है, यहाँ रूट कैप. सेल डिवीजन जोन इज करेक्ट. सेल डिवीजन, सेल मैचुरेशन जोन जो है वो हमेशा पीछे होता है, दिस इज CM, है ना. तो हमेशा मैचुरेशन जोन बिल्कुल लास्ट में होगा, इसलिए आवर आंसर वुड बी D, राइट. So the correct answer is D. The diagram is here right for you. Coming to the next question. Root play insignificant role in the absorption of water. Obviously it has to be aquatic plants some, right? क्योंकि aquatic plants को तो पानी absorb करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पानी के ही contact में है. Pea, sunflower and wheat, all of them, they are terrestrial plants and they need their well developed root system for the absorption of water, right. तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, Pistia, which is an aquatic plant. It's a pure aquatic plant, hydrophytic plant के नाम से हम इसे जानते हैं. So the answer is Pistia, an aquatic plant. नाउ हम प्लांट्स के कुछ एरियल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे. मतलब अब हम प्लांट्स के स्टेम मॉडिफिकेशंस की बात पे आ रहे हैं. प्लांट्स के अंदर जब भी हम किसी अपाइकल जोन की बात करते हैं तो ये अपाइकल जोन है प्लांट का, जहाँ पे सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होगा. रीज़न, ये सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं. और नीचे आएगी हमारे प्लांट की स्टेम, और इसके अलावा इस प्लांट में आएंगी लीफ जो कि बर्ड्स से निकल रही होंगी. और बर्ड्स कहाँ पे, एक्सिलरी बर्ड. ऊपर वाला बर्ड जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे मैं बोलती हूँ अपाइकल बर्ड. और जो लीफ, स्टेम, ब्रांचेस इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है. देखो स्टेम और ब्रांच दोनों अलग चीज़ है. हम ब्रांच मतलब जो जिस पे लीफ बेयर करने वाले हैं, जबकि स्टेम पे फ्लावर, फ्रूट, लीफ कुछ भी आ सकता है ना. शूट पे फ्लावर, फ्रूट, लीफ कुछ भी आ सकता है. तो शूट इज समथिंग डिफरेंट. शूट हमेशा एक्सिलरी बड से आएगी, एक्सिलरी बड. और रूट्स हमेशा नीचे रहेंगी. तो रूट्स कैसी हैं, अंडरग्राउंड पार्ट हो गया या सब एरियल हो गया,
एक हमारे पास प्लांट का पार्ट है एरियल एंड दिस इज सब एरियल। एरियल मतलब जो हवा में रहने वाला है, जो आपको विजिबल होगा, और सब एरियल का मतलब जो ज़मीन में रहने वाला है। सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ज़मीन में रहने वाले पार्ट का मतलब जो अंडरग्राउंड पोर्शन है, जो रूट्स वाला हिस्सा है, हम उसकी बात फिनिश कर चुके हैं। अब हम एरियल पार्ट की तरफ चल रहे हैं। मेजर पोर्शन किसी भी प्लांट में एरियल पार्ट्स ही हैं। लीफ है, स्टेम है, फ्रूट्स, फ्लावर्स हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये सारे टॉपिक्स अब डिस्कस करने के रह जाते हैं, क्योंकि एरियल पार्ट में अब मैं यहाँ पे लीफ आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, स्टेम के मॉडिफिकेशंस और नॉर्मल स्टेम कैसी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, फ्लावर के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में हम बात करेंगे। सो दिस वुड बी द लेआउट ऑफ आवर चैप्टर।